हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू बी डूइंग द फोर्थ चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, फूड सिक्योरिटी इन 20 मिनट्स, वन शॉर्ट सेशन। ये सेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स जो एग्जाम से पहले रिविजन करना चाहते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हम ना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करने वाले हैं, बट हर एक पार्ट ऑफ द चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उनका क्या आंसर होगा, वो भी हम 20 मिनट में करने वाले हैं। Right, this is one of the most important chapters of class 9 because it's the last chapter, it's the most complicated chapter। ये बच्चों को नॉर्मली थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इस चैप्टर से सबसे ज्यादा फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस चैप्टर को ठीक से जरूर करना है। अगर आप इस सेशन को देख रहे हो बिफोर योर एग्जाम एज अ लास्ट अटेम्प्ट कि भाई ये तो हमें बचा ले, ये हमारा बेड़ा पार करा दे, तो बेटा सेशन को धीरे धीरे देखना, हमेशा वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते रहना एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, चलो सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप प्योरली रिवीजन के लिए देख रहे हो, वीडियो को थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास सिर्फ 2 टाइम का खाना हो। फूड सिक्योरिटी के और भी डायमेंशंस होते हैं। जब हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, हमारा मतलब है कि हम अपने देशवासियों के हर जनता को, हर जन जनार्दन को खाना खिला पा रहे हो एट एन अफोर्डेबल प्राइस। कोई भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जिसके वजह से लोगों के पास खाना ना पहुंच पा रहा हो। तो व्हाट आर द 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी? फूड अवेलेबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी और फूड एक्सेसिबिलिटी, है ना। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमारे पास खाना हो, पर खाना होना काफी नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट कि फूड जो है सबको अवेलेबल हो, मतलब कि फूड प्रोडक्शन जो है, जो हमारे देश में हो रहा है, जितना हम फूड इंपोर्ट कर रहे हैं और जितना खाना हमारे पास सेव्ड है ग्रेनरीज में, स्टोरेज में, सरकारी ग्रेनरीज में, वो सब काफी हो हमारे जनता को खिलाने के लिए। सेकेंड इज अफोर्डेबिलिटी। खाना होना काफी नहीं होता, वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, है ना। मैं फैंसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, एक एक डिश 2000 रुपए की होती है, तो खाना तो अवेलेबल है, पर अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी तो क्या फायदा उस खाने का। तीसरा एक्सेसिबिलिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उतना खाना जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है वो लोगों पे एक्सेसिबल हो। अगर आपके लोकेलिटी में सिर्फ जंक फूड मिलता है तो ऑब्वियसली आप फूड सिक्योर नहीं हो। फूड सिक्योर होने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी लोकेलिटी में फ्रेश फूड मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले, जो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए काफी हो। ठीक है, सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू फूड सिक्योरिटी: अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। राइट, अब हम बोलते हैं कि यार जब भी किसी भी देश में नेचुरल कैलामिटी आता है, जैसे ड्राउट आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, तो हमेशा सबसे पहले जो लोग चपेटे में आते हैं फूड इनसिक्योरिटी के, मतलब सबसे पहले जिनके हाथ से खाना या निवाला छिनता है वो गरीब लोग होते हैं। ऐसा क्यों है कि नेचुरल कैलामिटी के टाइम फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आता है? इसीलिए क्योंकि जब नेचुरल कैलामिटी जैसे ड्राउट होता है तो हमेशा खाने की कमी हो जाती है। अब बाढ़ आई हुई है तो भाई खाना थोड़ी ना मिलेगा, मार्केट का खाना भी पानी में डूबा हुआ है, राइट। तो खाने की कमी आने की वजह से जो प्राइसेस ऑफ फूड है, डिमांड तो काफी ज्यादा है तो प्राइसेस ऑफ फूड बढ़ जाते हैं, है ना। शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगता है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होने की वजह से स्टारवेशन वाली कंडीशन आ सकती है। इसको फैमिन भी बोला जाता है, शॉर्टेज ऑफ फूड और इन अ लार्ज पॉपुलेशन। तो जब भी ड्राउट होता है, जब भी एक एडवर्स सिचुएशन आती है, तो शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को मिलता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कोविड-19 के टाइम जब पैंडेमिक आया था और सारा लॉकडाउन हो गया था, तो कुछ टाइम तक बिल्कुल ही कुछ घरों में तो खाने की कमी हो गई थी। लोगों ने खाना स्टॉक करना शुरू कर दिया था इस डर से कि पता नहीं कल को कब हम मार्केट जा पाए और कब मार्केट में फ्रेश प्रोड्यूस आ पाए, है ना, फ्रेश खाना आ पाए, राइट। तो नेचुरल कैलामिटी में ऐसी सिचुएशन होने की काफी पॉसिबिलिटी होती है। अनदर एग्जांपल इज द बंगाल फैमिन, क्योंकि ड्राउट के सिचुएशन में खाने की कमी हो गई थी तो काफी फूड शॉर्टेज हुआ था और स्टारवेशन हो गया था एंड लैक्स ऑफ पीपल हैड डाइड। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट फैमिन्स ऑफ एशिया। ठीक है, अब हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी हो? पहला हमें इंश्योर करना चाहिए कि भाई हमारे पास खाना इतना हो कि अपनी जनता को हम खाना खिला पाए। दूसरा ये इंश्योर करना चाहिए कि खाना इतना महंगा ना हो, सब अफोर्ड कर पाए। और तीसरा कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, है ना। आज अगर मुझे अच्छा खाना खरीदना है, दाल खरीदना है, तो वो मेरी लोकेलिटी में अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, राइट। नाउ
कौन है जो फूड इनसिक्योर है? हम में से काफी बच्चे जो आज का सेशन देख रहे हैं, शायद 98% ऑफ द बच्चों ने कभी खाने की कमी महसूस नहीं की होगी। हाँ, केक नहीं मिल रहा, पेस्ट्री नहीं मिल रहा, ये हुआ होगा, बट खाने की कमी कि भाई दिन का खाना नहीं निकल पा रहा, वो नहीं महसूस किया होगा। बट जब गरीबी आती है तो कौन है वो लोग जो सबसे पहले फूड इनसिक्योरिटी के चपेट में आते हैं, जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते? पहला, लैंडलेस पीपल विद नो लैंड और लिटिल लैंड, जिनके पास लैंड नहीं होती, जो बाकी लोगों के फार्म्स में काम करते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, रिक्शा पुलर्स हो गए, वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, ऑल ऑफ दीज पीपल डेस्टिट्यूट्स हो गए, गरीब लोग, भिखारी लोग। ये लोग जो होते हैं, भिखारी मतलब जो आप खुद नहीं कमा पाते, बाकी लोगों की कमाई पे आपका आप भीख मांग के अपना वो गुजारते हो, तो ऑल ऑफ दीज पीपल आर फूड इनसिक्योर पीपल। ठीक है, अब किस टाइप के लोग सोशल कॉम्पोजिशन में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस टाइप के लोग ज्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, और कुछ कास्ट जो ओबीसी के बिलोंग होते हैं, जो या तो बहुत गरीब होते हैं या फिर उनके पास खुद की जमीन नहीं होती। जमीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि खुद की जमीन होगी तो आप कुछ उसमें उगा के खा लोगे ना, बट जमीन ही नहीं है, आप और लोगों पे डिपेंडेंट होते हो नौकरी के लिए। ऐसे सिचुएशन में काफी ज्यादा प्रोन होते हो टू फूड इनसिक्योरिटी, राइट? ऑल्सो लोग जो माइग्रेट करते रहते हैं फॉर वर्क, आपने जैसे कोविड-19 में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बिहार के, यूपी के जो है सदर्न स्टेट्स में थे काम के लिए, और जब कोविड-19 हुआ तो उनके दिन का जो दहाड़ी उन्हें मिलता था वो बंद हो गई। अब उनके पास इनकम ही नहीं रही, खाना भी नहीं था, तो क्या करते? तो वो लॉकडाउन के पश्चात जो है वॉक करके घर जाने लगे, कि उन्होंने कहा कि यार घर जाके अपनी जमीन होगी, कुछ तो उगा के खाएंगे, है ना? तो जो लोग माइग्रेट करते हैं, इधर उधर से मूव करते रहते हैं, वो भी काफी जल्दी जो है फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। एक परिवार में अगर हम देखें तो गरीब लोगों में भी कुछ लोग हैं जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहलाए जाते हैं, जो अपने पॉवर्टी एज ए चैलेंज में पड़ा था, जैसे वुमेन एंड चिल्ड्रन। यूजुअली घर में जो औरत होती है उसको कम खाना दिया जाता है। इससे क्या है कि जब औरत गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसका बच्चा जो पैदा होता है वो भी माल न्यूट्रिशन पहला पैदा होता है, जिसको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता, राइट? सो दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि कुछ की सब जगह फूड सिक्योरिटी है, नहीं। इवन तो हमारे पास बहुत खाना है आज की डेट में, फिर भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां खाने की कमी है, जैसे ट्राइबल एरियाज जहां पर आपके आदिवासी रहते हैं, या फिर स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। इन स्टेट्स में आपको सबसे ज्यादा वो लोग मिलेंगे जिनको लिटरली 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में इसको बिल्कुल ही डिस्पैशनेटली, बिल्कुल इमोशन के बिना पढ़ते हैं, पर ये एक बहुत बड़ी चीज है भूखा रहना। ठीक है, चलो नाउ ये एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि हंगर इज अनदर एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग फूड सिक्योरिटी। आप फूड सिक्योरिटी को मेजर कैसे करोगे? देखो यार, अगर आप भूखे हो तो आप फूड इनसिक्योर हो, अगर आप अपनी भूख नहीं मिटा पा रहे हो तो आप फूड इनसिक्योर हो, अगर आप भूखे हो तो आप गरीब हो, इसलिए तो फूड इनसिक्योर हो, क्योंकि आप गरीब हो, आप जो हो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, और क्योंकि आप गरीब हो, मतलब क्योंकि आप भूखे हो इसलिए आप और गरीब भी हो। तो यहाँ एक लाइन है, हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। आप भूखे हो दैट शोज आप गरीब हो, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। क्योंकि आप भूखे हो इसलिए आप काम के लिए भी नहीं जा पाते, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो गई है। तो जो भूख है वो ये दिखाता है कि आप गरीब हो, पर भूख की वजह से आप और गरीब होते रहते हो, क्योंकि भूख आपके बॉडी को बिल्कुल तोड़ देती है। अब हंगर हम जिसको बोलते हैं, इसके 2 डायमेंशंस हैं, क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। क्रॉनिक होता है जो बहुत लंबे टाइम तक होता है ना, जैसे कमर दर्द क्रॉनिक पेन है, कॉन्स्टेंटली आपको जो पेन होता है उसको क्रॉनिक पेन बोलते हैं। तो क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जब आपको जो खाना मिलता है वो कॉन्स्टेंटली कम होता है जितनी आपकी जरूरत है, तो सिर्फ आधी रोटी आपको मिल रही है पूरे दिन में, तो ऑफ कोर्स क्रॉनिक हंगर। अगर आपको क्वालिटी, अगर आपको जो है पूरे दिन में 1-2 पैकेट ऑफ चिप्स ही मिल रहे हैं, और चिप्स आपको पता है न्यूट्रिशियस नहीं होते, तो आप क्रॉनिक हंगर से सफ़र करते हो। गरीब लोग इससे बहुत सफ़र करते हैं, जहाँ पर वो उनके पास इतनी इनकम नहीं रहती पैसे सर्वाइवल के लिए, जिसकी वजह से उनको क्रॉनिक हंगर से सफ़र करना पड़ता है।
What is seasonal hunger? Seasonal hunger हमको रूरल एरियाज में काफी देखने को मिलता है. इट इज वेरी सिमिलर टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में आपने पढ़ा है. जैसे फार्मिंग में क्या होता है कि जब सीड को बोते हैं और हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को, उस टाइम लोगों को नौकरी मिलती है, बट बाकी टाइम वो बेरोजगार रहते हैं. बेरोजगार रहने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से वो खाना नहीं खरीद पाते, जिसके वजह से कुछ महीने तो अच्छा खा पाते हैं, बाकी महीने उनको भूख के मारे तड़पना पड़ता है. इसको हम बोलते हैं सीजनल हंगर. ठीक है, तो अर्बन एरियाज में भी जो आपके कैजुअल लेबरर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो गो थ्रू सीजनल हंगर. राइट, तो क्वेश्चन आता है हाउ कैन क्रॉनिक एंड सीजनल हंगर बी प्रिवेंटेड. इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? तो यार दोनों ही सिचुएशन में आप एग्जांपल दे सकते हो कि कोई भी भूख हटाने के लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि लोगों के पास दो चीजें, एक तो लोगों के पास पैसा बहुत हो, उसके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, है ना. सरकार इंश्योर कर सकती है कि लैंडलेस लेबरर्स को अलग तरीके से उनकी गरीबी हटाई जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जो आपने बाकी चैप्टर्स में पढ़ा है, या फिर फूड को एक्सेसिबल बनाया जाए एट लोअर रेट, है ना. तो आप इसको अपने मन से आंसर यहां लिख सकते हो. अब हम लोगों ने ऑब्वियसली जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो एज अ कंट्री हम बिल्कुल फूड सिक्योर नहीं थे, हमारे पास खाने की बहुत ज्यादा कमी थी. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंदिरा गांधी के टाइम पे काफी बड़ा एक रेवोल्यूशन चला कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द वाइट रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन था हमारे देश के फूड क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, और वाइट रेवोल्यूशन था हमारे देश के जो डेयरी है, जैसे एग, मीट, मिल्क, ऑल ऑफ दिस, ये सब प्रोडक्शन को बढ़ाने का. राइट, तो इसका काफी सक्सेस था, बट दिस सक्सेस वाज नॉट ऑल गुड. हर चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता. तो यहां पर भी यही सिचुएशन हुई कि इवन दो ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाया हमारे देश में, ये कहने की तो बात है ही कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम फूड सिक्योर हुए, है ना. लेकिन इवन कुछ स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काफी फोकस हुआ राइस और व्हीट को ग्रो करने के लिए, और वो सिक्योर हुए. कुछ स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल एंड यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन लोगों ने काफी प्रोडक्शन किया अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन. जैसे यूपी और मध्य प्रदेश में काफी व्हीट का प्रोडक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल और यूपी में बहुत ज्यादा राइस का प्रोडक्शन हुआ, है ना. तो काफी अच्छी चीज हुई, लेकिन ये जो प्रोडक्शन था ये प्रोपोर्शनेट नहीं था थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है, अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, कमेंट, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया? क्या उसने इंडिया को फूड सिक्योर बनाया? तो आप कह सकते हो बिल्कुल सही बात. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे देश में कोई मेजर फैमिन नहीं हुआ, बल्कि पिछले 30 साल में इंडिया में एक वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो होने लगी, एंड वी हैव बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने जरूर काम किया, है ना. अब व्हाट हैज, बट अच्छा आई डोंट नो, यहाँ पर शायद था नहीं, बट एज आई टोल्ड यू इट हैज नॉट बीन प्रोपोर्शनेट. कुछ स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी मेजर रेवोल्यूशन लाया, पर कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन इतना इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसके वजह से वहां पर अभी भी फूड इनसिक्योरिटी दिखती है. ठीक है, अब आता है कि भाई नाउ दैट वी आर प्रोड्यूसिंग इनफ फूड, सरकार क्या कर रही है टू एंश्योर कि लोगों तक खाना पहुंचे, अफोर्डेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो, है ना. तो सरकार दो चीजें कर रही है, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. बफर स्टॉक क्या होता है? बफर मतलब एक्स्ट्रा. फॉर एग्जाम्पल, जब आप रोड ट्रिप पे जाते हो और आप कहते हो यार ठीक है, एक पैकेट बिस्किट में मेरा काम चल जाएगा, बट 2 पैकेट बिस्किट और रख लेता हूँ क्योंकि कुछ नहीं पता ट्रैफिक में फंस गए तो, है ना, तो कुछ होगा एक्स्ट्रा, है ना. तो वही होता है बफर स्टॉक. एक होता है इनफ फूड फॉर द पॉपुलेशन, बट कुछ एक्स्ट्रा की कैलामिटी आ जाए, कोविड आ जाए, तो सरकार उस एक्स्ट्रा में से निकाल के लोगों तक वो खाना पहुंचा पाए. इस बफर स्टॉक के लिए सरकार क्या करता है? बफर स्टॉक के लिए जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो फार्मर है, जो व्हीट और राइस ग्रो कर रहा है, उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो क्रॉप्स खरीदता है. ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ प्राइस जिसको इशू प्राइस भी बोला जाता है. मिनिमम इट इज अ प्राइस एट विच सरकार बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स को बीजने से पहले ही फार्मर को प्रॉमिस करता है कि देख मैं तुझे दूंगा 30 रुपए केजी टमाटर व्हीट के लिए, राइस के लिए, है ना, और अगर कुछ क्रॉप्स को हो जाए तो मैं इंश्योरेंस भी दूंगा.
कि पैसा दे दूंगा कुछ क्रॉप्स को अगर हो जाता है। तो फार्मर्स बहुत खुशी में बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसको फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को बेच देते हैं। फूड एफसीआई क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फिर उस खाने को अपने ग्रेनरीज में रखता है और अपने अलग अलग प्रोग्राम्स और सिस्टम के थ्रू वही खाना लोगों तक पहुंचाता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ द एफसीआई। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एफसीआई, पहला है टू मेंटेन द बफर स्टॉक इन आवर ग्रेनरीज, दूसरा है टू एंश्योर कि ये खाना लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो ड्यूरिंग अ कैलामिटी, ड्यूरिंग थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, और तीसरा है टू बाय क्रॉप्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स। अब क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस इज मेनली क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट कि अगर इन केस ऑफ कैलामिटी आ जाए, कोई सिनारियो आ जाए जहाँ फूड कोई वॉर सिचुएशन हो जाए, तो गवर्नमेंट हैज अ बफर स्टॉक टू डिस्ट्रीब्यूट दैट फूड अमंग्स द पीपल और अवेलेबिलिटी हो लोगों तक। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे देश में अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो डेफिशिएंट एरियाज है, जहाँ पुअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी रहती है, वो ये फूड ग्रेन्स खरीदते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट अ लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस। तो मार्केट में अगर 10 रुपए का मिल रहा है तो उनको 2 रुपए का मिलता है ना, इसको इशू प्राइस भी बोलते हैं। ऑलराइट, क्लियर? व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ एफसीआई मैं बता चुकी हूं क्या है। नाउ जब मैंने बोला कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो इस क्रॉप्स को स्टोरेज में रखता है और फिर वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो क्या सिस्टम है जिसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है? उस सिस्टम को बच्चों बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। इसका बारे में आपने सुना होगा, राशन शॉप्स। तो जब आप गरीब होते हो या फिर आपके पास थोड़ा कम पैसा होता है तो बहुत बार आप राशन शॉप जाके कम पैसों में जो है गेहूं और चावल और चीनी और तेल वगैरह खरीदते हो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द फेयर प्राइस शॉप्स, जहां पर ग्रेन्स को बेचा जाता है। यहाँ पर शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन सब होता है। अब यहाँ किस टाइप के लोग जा सकते हैं? 3 तरीके के लोग जा सकते हैं जिन पे 3 तरीके के राशन कार्ड होते हैं। या तो आप पे होगा अंत्योदया कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बहुत ही गरीब हो, या तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड, या फिर अबव पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड। तो 3 राशन कार्ड वाले इन टाइप के राशन शॉप से खरीद सकते हैं ग्रेन्स, राइट। अब इसका फायदा क्या हुआ? देखो, सबसे बड़ा फायदा जो है यही है कि आप लोगों तक अफोर्डेबिलिटी होने लगी। अवेलेबिलिटी तो थी, अब अफोर्डेबिलिटी भी, लोग जो है खाना आप खरीद पा रहे हैं, है ना। दूसरा है कि बहुत बार कुछ स्टेट्स में सरप्लस फूड ग्रेन्स होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, काफी वहां पर फूड प्रोड्यूस हो रहा है। बट कुछ बाकी स्टेट्स होते हैं जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, जहां खाने की कमी है। तो ये एक चैनल बन जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट फूड फ्रॉम सरप्लस एरियाज टू डेफिशिएंट एरियाज, राइट। तीसरा है कि इसमें फार्मर्स का भी काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनका प्रॉफिट होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ गुड प्राइस जिसपे उनके क्रॉप्स वो बेच पाते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी काफी बड़ी है, राइट। लेकिन काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म है ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, सबसे पहला आगे भी दे रखा है बट कोई बात नहीं। सबसे पहला है गाइस, डिस्पाइट अस हैविंग अ प्रॉपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आज भी लोग जो है भूख में मर रहे हैं। एंड कुछ जगह ग्रेनरीज जो है ओवरफ्लो कर रही है, रैट्स ग्रेनरीज को खा रहे हैं, और कुछ जगह लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा प्रॉपर टारगेटिंग नहीं हो पा रहा है। वी डू नॉट नो कि खाना एग्जैक्टली जाना कहाँ है और कैसे जाना है, राइट। दूसरा, जब आप बफर स्टॉक बहुत ज्यादा रखते हो, है ना, तो जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो खाना को ट्रांसपोर्ट करना, बफर स्टोरेज फैसिलिटी में खाने को स्टोर करना, इन सब में पैसे लगते हैं, और बहुत बार ये बफर स्टॉक खराब भी हो जाता है। तो हाई कैरिंग कॉस्ट ड्यू टू ह्यूज बफर स्टॉक, राइट। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने पहले सिर्फ फोकस किया ऑन राइस एंड व्हीट। इसके वजह से सिर्फ प्रोक्योरमेंट, फार्मर्स ने ज्यादा से ज्यादा व्हाइट और राइस ग्रो करना शुरू कर दिया, व्हीट और राइस ग्रो करना शुरू कर दिया। उससे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होने लगा। हरियाणा, पंजाब, जहां पहले कभी गेहूं और चावल नहीं ग्रो होता था क्योंकि वहां की लैंड ऐसी है ही नहीं, बट अब बहुत ज्यादा ग्रो होता है बिकॉज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, बहुत वाटर यूज करते हैं, उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो रही है और हमारे फूड हैबिट्स भी, ठीक है। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। चलो नाउ क्योंकि पॉवर्टी लेवल्स काफी ज्यादा हो गए थे मिड 1970s में, 3 मेजर सिस्टम सरकार ने इंट्रोड्यूस कराए। पहला तो एज आई टोल्ड यू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एंश्योर कि लोगों तक ग्रेन्स पहुंचे। दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और थर्ड है फूड फॉर वर्क, जो बाद में जाके नरेगा बनता है, MG नरेगा बनता है,
राइट एक और एक्ट जो है 2013 में जो पास हुआ था, दैट वाज रेवोल्यूशनरी, वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जहां पर इंश्योर किया गया था कि 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी कार्ड्स मिले, कि उनको जो है खाना मिल पाए, ठीक है, और वो डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। राइट चलो, अगर हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पूरा स्टेटस देखें तो इनिशियली पीडीएस जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड पहले वो यूनिवर्सल था। इंडिपेंडेंस के बाद जब इसको शुरू करा गया तो यूनिवर्सल था, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप कैसे भी हो, आप आके जो है खाना यहाँ से खरीद सकते हो एट लोअर देन मार्केट प्राइस। फिर 1992 में आरपीडीएस, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पर थोड़ी कमी थी खाने की। फिर आया 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअर इन ऑल एरियाज को टारगेट किया गया। जो आपका रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो सिर्फ कुछ एरियाज में था, बट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पीडीएस हर जगह आ गया, लेकिन टारगेट किया था सिर्फ गरीब लोगों को, ठीक है। Then you have 2000 में कुछ चेंजेस लाए गए, दो नए स्कीम्स लाए गए। पहला अंत्योदया अन्ना योजना, दैट इज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और अन्नपूर्णा स्कीम जो आपके सीनियर सिटीजन्स है उनको इंश्योर करना कि उनको खाना मिले, राइट। तो ये था द एंटायर प्रोसीजर ऑफ हाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। अब मैंने एज आई टोल्ड यू कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन आता ही आता है, मैं आपको सब बता चुकी हूँ, बट मेक श्योर, अच्छा वन मोर क्रिटिसिज्म जो दिया जाता है, जो बताना मैं भूल गई, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो डीलर्स है दे रिजॉर्ट टू माल प्रैक्टिस। क्या करते हैं पीडीएस सिस्टम के जो क्या कहते हैं डीलर्स, कि वो जो है खाना, अच्छा क्वालिटी खाना जो सरकार से मिल रहा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिल रहा है, उसको तो मार्केट में बेच देते हैं, और गंदा क्वालिटी खाना को राशन शॉप्स में बेचते हैं जो अनफिट फॉर कंजम्पशन होता है। सो इस टाइप का जो करप्शन है दैट इज मेकिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनएफिशिएंट फॉर द पुअर, ठीक है। बाकी पॉइंट्स आप पीडीएफ में देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। अब देखो यार, हर चीज सरकार नहीं कर सकती, कोऑपरेटिव्स ने भी काफी हेल्प की है इन इंश्योरिंग कि गरीबों को एक अच्छे प्राइस पे खाना मिले। कोऑपरेटिव्स होता है जब प्रोड्यूसर्स, जैसे मिल्क प्रोड्यूसर्स, क्रॉप प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स साथ में मिलकर सीधा मार्केट में बेचते हैं। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी हो गया जो वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस पे बेचती है। 94% ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स जो राशन शॉप्स है तमिलनाडु में, वो भी कोऑपरेटिव्स ही रन करती है। अमूल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव है जिसने रेवोल्यूशनलाइज कर दिया था डेयरी प्रोडक्ट्स को रीजनेबल रेट पे बेचना, राइट। एडीएस इन महाराष्ट्र इंश्योर करते हैं कि भाई ग्रेन बैंक्स हो, और ग्रेन बैंक्स का मतलब है कि जिनको ग्रेन्स की जरूरत है, जिन स्टेट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वो ग्रेन ले सके एट अ लोअर प्राइस। तो ये अलग अलग तरीके हैं टू इंश्योर कि एक प्रॉपर फूड सिक्योरिटी हो। Alright, so that was your entire chapter of food security. थोड़ा 20 मिनट से लंबा हो गया, ठीक है। जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे देना if you like this explanation, if you like all the points. वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे बाकी आपके दोस्तों का भी समरी हो जाए, and do not forget to subscribe to the channel guys for more such videos, ठीक है। Apart from that हमारा क्लास 9 का रिविजन बैच शुरू हो गया है, द द्रोणा बैच, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इट हैज स्टार्टेड। मेरे सेशन में आपको देखने के लिए आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड, so make sure that you come for that, ठीक है। एज यूजुअल आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।